देखो, अभी हम लोग जानेंगे किसके बारे में, नियंत्रण और समन्वय, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण का अर्थ तुम लोग समझता होगा। नियंत्रण का अर्थ हुआ किसी भी चीज को नियंत्रित करना, और समन्वय हुआ उस चीज का मिलान करके किस प्रकार से काम करना है, वो तकनीक। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जीव विज्ञान में नियंत्रण और समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के शरीर के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर एक व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। देखो, हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारा अंग है कि नहीं है हमारे शरीर में? आंख, नाक, कान, फेफड़ा, गुर्दा, बहुत कुछ है। ये सारा अंग एक साथ मिलकर के काम करता है कि नहीं करता है? ये सारे अंग एक साथ ही ना काम करते हैं। और इन सारे अंगों के एक साथ काम करने का एक तरीका होता है ना? और वो तरीका किससे कनेक्ट रहता है? हमारे मस्तिष्क से, है ना? मस्तिष्क ही ना इन सारे अंगों को एक सही ढंग से काम करने का आदेश प्रदान करता है। तो ये वही प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सारे अंग एक सुव्यवस्थित तरीके से मिल करके एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नियंत्रण और समन्वय में जानेंगे, ताकि शरीर पर्यावरण में होने वाले बदलाव के प्रति सही प्रतिक्रिया दे सके। यानी कि देखो, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, है ना? वातावरण बदलते रहता है, या बहुत कुछ ऐसा होते रहता है जो हम लोग कल्पना भी नहीं करते हैं। तो अब शरीर जो हम लोगों का है, शरीर के सारे अंग जो हैं, वातावरण में होने वाले परिवर्तन और पर्यावरण में हो रहे बदलाव से मिलकर के काम करेगा, तभी ना जीवित रह पाएगा। तो ये सामंजस्य स्थापित करने को ही नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। जब शरीर के सारे अंग एक सूत्र में बंध करके पर्यावरण में हो रहे बदलावों के अनुसार कार्य करते हैं, तो उसको नियंत्रण और समन्वय कहा जाता है। जैसे जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो हाथ अपने आप तुरंत पीछे खींच लेते हैं। यह नियंत्रण और समन्वय के कारण ही संभव हो पाता है। कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे कार्य शरीर के द्वारा किए जाते हैं जिसे हम लोगों ने सोचा ही नहीं है। जैसे अगर मान लो कि कोई गर्म बर्तन है और गलती से उसको छू लिए, तो हाथ अपने आप क्या हो जाता है? पीछे खींचा जाता है। इसी तरह से हम लोग जा रहे हैं कहीं पर और अचानक से कुछ हमारे तरफ लुढ़क करके आए या गिरे, तो हम लोग अचानक से वहां से क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जो शरीर खुद सोच करके नहीं करता है, लेकिन शरीर वो क्रिया करता है ना? तो शरीर अपने आप को नियंत्रित करता है। हम लोग प्लान करके उस क्रिया को नहीं किए, शरीर खुद उस परिस्थिति और पर्यावरण में हो रहे गतिविधि के अनुसार अपने आप को क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। तो ये किस कारण से होता है? नियंत्रण और समन्वय के कारण ही होता है। जंतुओं में यह काम मुख्य रूप से दो प्रणालियों द्वारा होता है। अब जो जंतु है, जैसे हम लोग भी हैं, जंतु भी हैं, तो इनमें दो प्रणाली होती है। सबसे पहला प्रणाली है तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या है? यह हमारे शरीर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग नेटवर्क है। जैसे तुम लोगों ने देखा है कि घर के अंदर अलग अलग बिजली के इक्विपमेंट चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के तार उनमें प्रवेश करते हैं, है ना? पॉजिटिव, नेगेटिव, या अलग अलग स्विच के लिए अलग अलग तार बोर्ड में जुटा हुआ रहता है। हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के काम के लिए, उसके नियंत्रण के लिए शरीर में अलग अलग प्रकार का वायरिंग नेटवर्क है, एक तरह से, है ना? जो विद्युतीय आवेगों को हमारे दिमाग तक सिग्नल के रूप में पहुंचाता है, और दिमाग क्या करता है? फैसला लेता है कि क्या क्रिया करनी है, क्या क्रिया नहीं करनी है। तो ये नियंत्रण और समन्वय के चलते ही होता है। ठीक है, तो यह हमारे शरीर का इलेक्ट्रिकल वायरिंग नेटवर्क है जो बहुत तेजी से काम करता है। ये बिल्कुल विद्युतीय आवेग होता है जो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, जैसे कि तुम इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो हमारे पैर में कोई मच्छर काट लेता है ना? पैर में मच्छर काटने का पता हमारे हाथ को चल जाता है ना? हाथ को कैसे पता चल जाता है? जो हाथ वहां पर जाके या तो मच्छर को मार देता है या वहां से हटा देता है कि नहीं? तो पैर से सबसे पहले आवेगों के द्वारा, विद्युतीय आवेगों के द्वारा क्या होता है? सिग्नल को दिमाग तक पहुंचाया जाता है। दिमाग उस चीज का समन्वय करता है कि शरीर में परिस्थिति के अनुसार ये गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, तो वो दिमाग हाथ को सिग्नल देता है कि जाओ वहां पर देखो किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, और उसके समकालीन या उसके लिए कोई एक स्टेप या एक क्रिया तुम भी करो जिससे ये परिस्थिति बदल जाए, है कि नहीं? तो ये विद्युतीय नेटवर्क है जो बहुत तेजी से काम करता है। इसका सबसे पहला अंग है मस्तिष्क। यह शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। जैसे तुम लोगों ने देखा है कि कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर का संचालन करने के लिए, उसका नियंत्रण करने के लिए उसमें सीपीयू रहता है। उसी तरह से हमारा दिमाग है जो पूरे शरीर के एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, यह सोचने, समझने और निर्णय लेने का काम करता है।
किसी भी प्रकार का कोई क्रिया जो हमारे शरीर में होगा, उस क्रिया को करने के लिए सोचना समझना किसका काम है? मस्तिष्क का है। ठीक है। दूसरा है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या चीज होता है पता है तुम लोगों को? मेरुरज्जु के बारे में पता नहीं होगा। मेरुरज्जु हमारे रीढ़ के हड्डी के अंदर पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? रीढ़ के हड्डी के अंदर। अब यह भी बहुत ही खास एक प्रकार का अंग है हमारे शरीर में। ठीक है, यानी एक संरचना है जो बहुत ही खास है। यह भी हमारे शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे तुम लोग इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक साथ दो काम को कर रहे होते हैं। सपोज मान लो कि कोई किचन में है, किचन में फोन पर बात करते करते वो सब्जी भी बना रहा होता है ना। या कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि आदमी सड़क पर चलते हुए फोन पर भी बात कर रहा होता है ना। तो वैसे परिस्थिति में एक ही शरीर, एक ही मस्तिष्क दो अलग अलग कार्यों को कैसे कर रहा होता है? तो वो उस समय उसका मेरुरज्जु उसके दो अलग अलग क्रियाओं के संपादन में मदद कर रहा होता है। किसका? मस्तिष्क का। ठीक है। तो मेरुरज्जु क्या चीज है? देखो, ये रीढ़ की हड्डी में होता है और मस्तिष्क में आने जाने वाले संदेशों को ट्रांसफर करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है, जैसे बिना सोचे समझे गर्म वस्तु से हाथ हटा लेना। तो ये हमारे शरीर के रिफ्लेक्स एक्शन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। जैसे हम लोग किसी गर्म चीज को छू लिए तो हाथ को पीछे खींचने के लिए सिग्नल को ट्रांसफर कौन करेगा? मेरुरज्जु ही करेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरा इसका है तंत्रिका कोशिका। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो विद्युत संकेतों के रूप में संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। अब सेम वही एग्जांपल हम लोग फिर से सेटअप करेंगे कि पैर में अगर मच्छर काट रहा है तो मस्तिष्क तक ये बात कैसे पहुंचा, जबकि पैर तो बहुत नीचे है, मस्तिष्क बहुत ऊपर है। तो वहां से सिग्नल जो है वो हमारे मस्तिष्क तक कैसे पहुंचा? तो इसके लिए हमारे शरीर में एक विशिष्ट अंग होता है जिसका नाम है तंत्रिका कोशिका। यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ये तुरंत विद्युत सिग्नल के माध्यम से एकदम सेकंड से भी कम समय में उस सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचा देगा। मस्तिष्क उस एक्टिविटी के खिलाफ जो है, या मतलब उसके समन्वय करके उसके प्रति कोई ना कोई एक्शन लेगा। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका होती है जो विद्युत संकेतों के रूप में संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब देखो, इसी के अनुसार दूसरा एक और तंत्र है जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। यह रासायनिक संदेशवाहकों का उपयोग करता है। यानी हमारे शरीर में दो प्रकार का मतलब कि समन्वय का तरीका है, नियंत्रण का तरीका है। पहला तो हम लोग समझ गए तंत्रिका तंत्र। अब दूसरा कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी से तुम लोगों को देखने में और समझने में आ रहा होगा कि ये शरीर के अंदर किसी प्रकार के रसायन के स्राव होने का बात हो रहा है ना। स्राव मतलब होता है बहना। ठीक है। तो ये किसी चीज के बहने का बात हो रहा है। तो अंतः मतलब हो गया अंदर और तंत्र मतलब हो गया सिस्टम। यह रासायनिक संदेशवाहकों का संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करता है ना। अच्छा, जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। अब हार्मोन्स के बारे में तुम लोग जान चुका है। हार्मोन क्या चीज है? हमारे शरीर में बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? हार्मोन करता है। जैसे खुशी के लिए हार्मोन, गुस्से के लिए हार्मोन, है ना, अट्रैक्शन के लिए हार्मोन। हर एक काम के लिए हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होता है। तो उसके लिए अंतःस्रावी तंत्र है। यह रासायनिक संदेशवाहकों का उपयोग करता है जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। यह रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तंत्रिका तंत्र की तुलना में धीमे लेकिन लंबे समय तक असर करता है। ठीक है। अब इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि तुम लोगों ने देखा है कि आदमी को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा तुरंत आया तुरंत खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। गुस्सा आता है तो थोड़ा देर के लिए टिकता है। उसी तरह खुशी का प्रवाह जब हमारे शरीर में होता है तो खुशी ऐसा नहीं तुरंत खुश हुए और एग्जैक्ट तुरंत जो है फिर उदास हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। खुशी थोड़ी देर के लिए टिकता है। अब इसके पीछे में क्या मैकेनिज्म है? देखो, ब्रेन में जो है हम लोगों का सारा संदेश पहुंचता है। जब उस संदेश को एब्जॉर्ब किया जाता है, दिमाग के द्वारा रेंडर किया जाता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ठो है मस्तिष्क के निचले हिस्से में, वो क्या करता है? हार्मोन को कंट्रोल करता है। ठीक है। कितना मात्रा में गुस्सा, कितना मात्रा में खुशी, इसके हार्मोन को शरीर के अंदर रिलीज कर देता है। अब ये हार्मोन क्या करते हैं? ब्लड के साथ मिलकर के पूरे शरीर में दौड़ जाता है। ठीक है। और हमारे शरीर को वह आभास देता है जिस आभास के लिए वह हार्मोन छोड़ा गया है ना। यानी खुशी का हार्मोन छोड़ दिया मान लो, तो खुशी का हार्मोन ब्लड के साथ पूरे शरीर में फैल गया। अब व्यक्ति थोड़े लंबे समय के लिए क्या है? खुश है, उसका मन अच्छा है। तो ये प्रक्रिया धीमे होती है लेकिन लंबे समय तक रहती है। लेकिन ये तंत्रिका तंत्र वाला क्रिया जो है ये तुरंत होता है और तुरंत खत्म हो जाता है ना। संदेश पहुंचा, उसके बाद संदेश खत्म, है ना। लेकिन ये
अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जब हार्मोन का रिसाव होता है तो ये धीमे धीमे होता है, लेकिन लंबे समय तक इसका असर बना रहता है। बस समझ में आया? तो ये रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलते हैं और तंत्रिका तंत्र की तुलना में धीमे लेकिन लंबे समय तक असर करता है। इसका पहला हार्मोन अगर हम लोग देखें तो एड्रीनेलिन हार्मोन है। डर या गुस्से के समय शरीर को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार कर देता है। ये पहले ही एड्रेनालिन हार्मोन जो है, जब डर या गुस्से की स्थिति उत्पन्न होगी तो शरीर को पहले ही तैयार कर देता है ना, निर्णय लेने के लायक उसको बना देता है। दूसरा है इंसुलिन, रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब इंसुलिन भी जो है पैंक्रियाज के द्वारा जो है रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। ये रक्त में शुगर का पाचन करता है। कभी कभी क्या होता है, इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, जिससे कुछ परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। और बिल्कुल ही कम मात्रा में अगर इंसुलिन का उत्पादन होने लग जाता है शरीर में, तो रक्त में धीरे धीरे शुगर का मात्रा बढ़ जाता है, डायबिटीज की स्थिति में आदमी पहुंच जाता है, जिसको मधुमेह कहते हैं। ठीक है, ये शरीर में मतलब कि शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद है थायरॉक्सिन, शरीर में मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय को नियंत्रित करता है। तो ये कुछ प्रमुख हार्मोन थे जो जंतु या मनुष्य के शरीर में रिलीज होता है और ये उसके उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। डर, गुस्सा, खुशी, है ना, या फिर शुगर का मात्रा हो गया, इन सब चीजों को नियंत्रित करता है। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे पौधे में। पौधा भी तो एक जीव है ना, पौधा भी बहुत सारी अनुक्रिया करता है ना, भले ही जंतुओं की तरह नहीं करता है, लेकिन उनमें भी अलग अलग प्रकार की गतियां हैं। वो भी कई प्रकार के एक्शंस यानी कि क्रियाओं को संपादित करता है। तो पौधे में क्या चीज है, पौधों में मनुष्यों की तरह कोई तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क नहीं होता है। पौधे में किसी प्रकार का तंत्रिका तंत्र होता है? नहीं होता है। पौधे में किसी भी प्रकार का मस्तिष्क होता है? नहीं होता है। जंतुओं की तरह नहीं ना होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ क्रियाओं को संपादित करते हैं। उसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि देखो, इनके तंत्रिका तंत्र या मस्तिष्क नहीं होने से वे पूरे तरह से रासायनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। उनके शरीर में क्या होता है, पौधों के शरीर में सारा एक्टिविटी जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? रसायन के द्वारा। रसायन को ही हम लोग हार्मोन कह रहे हैं। जंतुओं में हार्मोन है और पौधों में बोलेंगे तो क्या है? रसायन है। ठीक है, अब वृद्धि पर निर्भर गतियां, सबसे पहला है, ये गतियां पर्यावरण के उद्दीपन की दिशा में या उससे दूर होती हैं। अब देखो, पर्यावरण के अनुसार ही ना ये प्रतिक्रियाएं हैं। तो पौधे में सबसे पहला जो अनुक्रिया है यानी कि क्रिया है, वो मतलब कि पर्यावरण के अनुसार ही है। कैसे? जैसे सबसे पहले देखो, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या है? पौधे के तने का प्रकाश की ओर बढ़ना। ये चीज हम पहले भी तुम लोगों को बताए हैं कि पौधा जो है वो जिधर से उसको प्रकाश मिल रहा होगा उसी दिशा में गति करता है, यानी उधर ही बढ़ता है। कैसे? देखो, सूर्यमुखी का तुम लोगों ने पौधा देखा होगा, तो उसमें सूर्यमुखी का पौधा क्या करता है, जिस तरफ सूर्य रहता है, सूर्यमुखी का पौधा का फूल जो रहता है वो उसी तरफ मुंह करके रहता है। फिर सूर्य अपनी दिशा को बदलेगा, वो भी अपना फेस चेंज करते जाता है। उसी तरह पृथ्वी पर जो जितने भी पेड़ पौधे तुम लोग देखते हो, ये इसमें से ज्यादातर जो है ऊपर की दिशा में वृद्धि करते हैं। ऊपर की दिशा में वृद्धि क्यों करते हैं? क्योंकि इसको सूर्य का प्रकाश ऊपर से ही प्राप्त हो रहा होता है ना। इसी चीज को अगर हम लोग प्रयोग के माध्यम से करेंगे, तो यदि एक छोटा डब्बा ले लिया जाए, अंधेरा डब्बा, यानी उस पूरा पैक कर दिया जाए, उसके अंदर एक गमला रख दिया जाए और उस डब्बे में कहीं से छेद कर दिया जाए जिधर से सूर्य का प्रकाश उसके अंदर एंटर कर रहा हो, तो तुम लोग क्या देखोगे, उस छेद में से टेढ़ा होकर के भी पौधा बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस छेद में से उसको सूर्य का प्रकाश मिल रहा था। तो यानी इससे क्या स्पष्ट होता है कि पौधे के तने की वृद्धि हमेशा प्रकाश की दिशा में ही बढ़ता है ना, या होती है। तो उसी दिशा में या उससे दूर होती है, पौधे के तने का प्रकाश की ओर बढ़ता है। उसके बाद है गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? जड़ों का नीचे जमीन की ओर बढ़ना। गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी में नीचे की तरफ लगता है ना, तो जड़ हमेशा किधर बढ़ता है? नीचे ही बढ़ता है। कभी देखा है जड़ किसी पौधे का एकदम ऊपर की तरफ बढ़ गया हो? नहीं। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही पौधे में एक अलग प्रकार का वृद्धि है जो जमीन के अंदर जड़ को बढ़ाता है। अब तीसरा है इसमें जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या है? जड़ों का पानी की तलाश में, जिधर पानी रहेगा उसी दिशा में बढ़ना। इस चीज पर तुम लोग ध्यान देना कि पेड़ जहां पर रहेगा उसका जड़ उससे काफी दूर तक फैला हुआ रहेगा या काफी अंदर तक रहेगा। तो वो क्यों काफी दूर या अंदर तक जाता है, इस बात को कभी सोच करके हम लोग नहीं देखे हो कभी सोच करके? असल में इस चीज के पीछे में एक कारण है। कारण क्या है? देखना कि जिस तरफ पौधे के जड़ को पानी की मात्रा का अधिक होने का आभास होगा, वो उसी दिशा में
गति करने लग जाता है, उसका जड़ उसी दिशा में ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से उसको पानी की प्राप्ति करनी है ना। तो ये जलानुवर्तन कहलाता है, जड़ों का पानी की तलाश में बढ़ना। पानी जिधर उसका रहेगा, या अगर पानी का सोर्स उसको नहीं मिल रहा है तो चारों दिशाओं में अपने जड़ को फैलाएगा, जिधर से उसको पानी मिल जाए। तो पानी की तलाश में वो अपने जड़ों को बढ़ाता है। गुरुत्वानुवर्तन तो है ही, नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जलानुवर्तन में जिधर पानी उसको मिलेगा उधर ही उसका जड़ ज्यादा बढ़ेगा। कभी कभी किसी पेड़ का जड़ जो है उस पेड़ से काफी लंबी दूरी तक दूर चले जाता है पानी की तलाश में। ठीक है, उसके बाद देखो वृद्धि से मुक्त गतियां। तो अभी तक हम लोग जान रहे थे वृद्धि के अनुसार गतियों के बारे में पौधे में, लेकिन पौधे में बहुत सारी गतियां ऐसी होती हैं जो वृद्धि से रिलेट नहीं करती हैं, यानी वो भी कई प्रकार का अलग प्रकार का क्रिया करता है। कैसे? जैसे देखो, इन गतियों का पौधे की वृद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। उदाहरण के लिए, जब हम लोग छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्ती क्या हो जाती है? तुरंत मुरझा जाती है, मुरझा जाती है ना। तो इसको तुम किस प्रकार का गति करोगे, कहोगे? क्या ये रिफ्लेक्स एक्शन है ना, या किस प्रकार का गति है ये? इस गति में कुछ भी खास नहीं होता है, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें क्या चीज होता है, उसमें पानी का संतुलन गड़बड़ा जाता है, जिससे पत्ती सिकुड़ जाता है या फिर फैल जाता है। सिकुड़ जाना यह केवल पानी की मात्रा में बदलाव के कारण होता है। जीवों के जीवित रहने और बदलते वातावरण के अनुकूल खुद को ढालने के लिए नियंत्रण और समन्वय बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है कि नहीं? अगर हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं उसके अनुसार हमारे शरीर को या खुद को नहीं ढालेंगे तो वहां पर रहना कठिन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसका बहुत सारा एग्जाम्पल तुम लोगों को हम दे चुके हैं। जैसे जो व्यक्ति रेगिस्तान में रहता है या जो जंतु रेगिस्तान में रहता है, उनके जीवन शैली में अलग प्रकार का सिस्टम चल रहा है। पहाड़ों पर रहने वाले जीव जंतुओं का शरीर, रहन सहन का ढंग, खाना पीना बिल्कुल अलग प्रकार का रहता है। तो कोई भी जीव जो है जैसे जैविक परिस्थिति में रहता है उसके अनुसार ढल जाना और उसके अनुसार ही क्रियाओं का संपादन करना क्या कहलाता है? नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। जंतु जहां इसके लिए बिजली जैसे तेज संकेतों का उपयोग करते हैं, वहीं पौधे पूरी तरह से रसायनों पर निर्भर रहते हैं। तो जंतु क्या करते हैं? पूरे तरह से किस चीज पर निर्भर रहता है? बिजली जैसे संकेतों पर। यानी किसी भी प्रकार का एक्टिविटी जो है ये सिग्नल के माध्यम से तुरंत ब्रेन को सूचित करके अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है या उसका संपादन कर लेता है। लेकिन पौधे इसके लिए किस पर डिपेंड रहते हैं? पूरी तरह से रासायनिक अभिक्रियाओं पर या रसायनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जिससे उसके अंदर भी नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया का संपादन होता है। आया बात समझ में?